નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 5 જેનું નામ છે સ્વરાજ્ય કી નીવ, આ પ્રકરણની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। આ પ્રકરણની ચર્ચા કરતા પહેલાં એને આપણે સમજતા પહેલાં એનો લેખક કોણ છે તો એનો પરિચય આપણે સૌથી પહેલાં મેળવવો આવશ્યક છે। એટલા માટે આપણે અહીંયા સ્વરાજ્ય કી નીવ એના લેખક વિશે થોડી માહિતી મેળવીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિષ્ણુ પ્રભાકર સ્વરાજ્ય કી નીવ આ પ્રકરણ છે એના લેખક છે, આ પાઠ છે એના લેખક છે, એમનો આપણે પરિચય થોડો ઘણો મેળવીશું। એમના જીવન વિશે, એમણે કઈ કઈ સાહિત્યની અંદર કઈ કઈ રચનાઓ કરી છે, શું લખ્યું છે એમના વિશે થોડી ચર્ચા કરીશું। પછી આ પાઠમાં શું કહેવા માગે છે લેખક, આપણને શું સમજાવવા માગે છે, શું એમનો ઉદ્દેશ્ય છે આ પાઠ લખવાનો, તો એના વિશે આપણે થોડી સમજ મેળવીશું। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે લેખકનો પરિચય જેની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद 1974 में ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर ये नाटक हैं, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकाकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। इस पैराग्राफ में लेखक का परिचय दिया गया है। यहाँ पर लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था तो कि लेखक का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर नामक गांव में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा उन्होंने कहाँ पर ली तो कि गांव में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक उन्होंने पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद 1974 में दिल्ली आ गए, यानी कि पंजाब सरकार की, ये जो पंजाब राज्य है जिसकी सरकार में सेवा उन्होंने की और 1974 में दिल्ली में आ गए। तब से दिल्ली में रहकर साहित्य की सेवा में लग गए, यानी कि साहित्यिक रचना करने लग गए। उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में हमें चर्चा करें तो उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र, ये जो साहित्य की विधाओं हैं, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है, एकांकी और संस्मरण और रेखाचित्र, ये साहित्य की विधाओं हैं। इन विधाओं में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखा है। इस विधाओं में उन्होंने साहित्यिक रचना की है। और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करें तो ढलती रात और स्वप्नमयी ये उनका 2 उपन्यास है। संघर्ष के बाद ये उनका कहानी संग्रह है। इस साहित्यिक प्रकार में उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है, यानी कि कहानियों का संग्रह है। इस नाम की पुस्तक में उन्होंने कहानियाँ लिखी है। नव प्रभात और डॉक्टर ये उनका नाटक है। नव प्रभात नाम का नाटक लिखा और डॉक्टर नाम का नाटक लिखा। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक ये उनका एकाकी संग्रह है, यानी कि एकाकी संग्रह, एक ही अंक का जो नाटक आता है उसे एकाकी कहा जाता है और ये उनका एकाकी संग्रह का नाटक है उनका। जाने अनजाने ये उनका संस्मरण और रेखाचित्र का संग्रह है। और आवारा मसीहा नामक ये शरद चंद्र की जीवनी उन्होंने लिखी है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के बारे में जिस कृति में लिखा जाए उसे जीवनी कहा जाता है। पूरे जीवन का, उनके पूरे जीवन का चितार जिस कृति में लिखा जाता है उसे जीवनी कहा जाता है।
और ऐसी ही जीवनी उन्होंने आवारा मसीहा नामक ये जो शरद चंद्र नामक व्यक्ति हैं उनके बारे में एक जीवनी भी उन्होंने लिखा है। अब विष्णु प्रभाकर के साहित्य में किस प्रकार की उन्होंने रचना की है, किस विषय को लेकर उन्होंने साहित्यिक कृतियों की रचना की है, तो उसमें देखा जाए तो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम और एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। यानी कि विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में हम प्रारंभ से लेकर, यानी कि विष्णु प्रभाकर ने जब से लिखना शुरू किया तब से लेकर उन्होंने जब तक लिखा तब तक की रचनाओं में उन्होंने प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, यानी कि ये जो अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। यानी कि समाज में सुधार लाने का तरीके का उन्होंने साहित्यिक रचना की है। अपने साहित्य में उन्होंने कैसी रचना की है, तो कि अपने साहित्य में समाज सुधार के प्रति अग्रिमता, यानी कि समाज सुधार का बीज जो है, समाज सुधार की कड़ी है, उसको लेकर उन्होंने साहित्यिक रचना की है। और स्वदेश प्रेम, देश को जागृत करने के लिए अपने देश के प्रति प्रेम जिस साहित्य में दिखाया जाता है वैसा साहित्य उन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया, तो कि आकाशवाणी में उन्होंने दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। यहाँ पर निर्देशक शब्द आया है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निर्देशक, यानी कि निर्देशक का मतलब क्या, निर्देशक का अर्थ क्या होता है, तो कि निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, जो फिल्म में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाए, जो नाटक में कौन सा पात्र क्या वाक्य बोलेगा, कौन सा वाक्य बोलेगा, ये जो सभी तय करता है उसे निर्देशक, ये संस्था का प्रधान अधीक्षक यानी कि प्रधान व्यक्ति होता है। जो શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો કઈ જગ્યા પર જે ગુજરાતીમાં જેવી રીતે આપણે નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે, તો એ નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે એમાં કયું પાત્ર કયું વાક્ય કઈ જગ્યા પર બોલશે, કેવો પહેરવેશ એનો હોય, એ નાટકમાં કયા પાત્રનું, यानी कि ધારો કે રંગલો જે વિદૂષકનું પાત્ર ભજવે છે, જે હાસ્ય કલાકાર હોય છે, જેવી રીતે હિન્દીમાં આપણે જોઈએ તો હિન્દી ફિલ્મમાં જોઈએ તો ફિલ્મમાં જે ડાયરેક્ટર કામ કરે છે, તો ફિલ્મની અંદર જો કોમેડી પાત્ર ભજવે છે, जो धारो के जोनी लेवर, राजपाल यादव और परेश रावल, ये जो अभिनेता है, ये अभिनेता कैसा पहरवेश पहनकर इस फिल्म में आना चाहिए और किस जगह पर कैसा डायलॉग बोलता है, वो कौन नक्की करता है, तो कि वो एक डायरेक्टर नक्की करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम निर्देशक कहते हैं। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बनाया, यानी कि स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिखना शुरू किया और इस साहित्य को लिखकर उन्होंने अपना जो गुजरान है वो चलाया, जीविका यानी कि जीवन जीना, यानी कि उसी के माध्यम से उन्होंने जीवन जिया। उसको लिखकर साहित्य में कुछ रचना कर वे पैसा कमाया और उस पैसों से अपना जीवन गुजारा चलाया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मानवीय अनुभूतियों यानी कि क्या, और साहित्य में मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है ये उनका साहित्य। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कि इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने समाज में रहकर जीवन जिया, और जिस समाज में रहकर उन्होंने जीवन जिया और समाज में जो अनुभव उनको हुआ, उस अनुभव के माध्यम से उनको साहित्य में जो रचनाएं की हैं, उस अनुभव के जरिए
अनुभव के माध्यम से उन्होंने ऐसे पात्र रखे और समाज को उसके उस पात्र के माध्यम से समाज को कुछ न कुछ संदेश दिया, उपदेश दिया। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज और सरल है। यानी कि उन्होंने जो रचनाएं की हैं उस रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता, यानी कि दूसरों को कोई पात्र, किसी को दुख हो रहा है, कोई दुखी में जीवन जी रहा है और ऐसा जीवन दुखी पात्र को इस साहित्य में स्थान दिया है, तो उस पात्र के हिसाब से जो पाठकगण है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो देखने वाला व्यक्ति है, उसको भी आँख में आंसू आ जाए, उसको भी ऐसी संवेदना जगे। यानी कि दुखी पात्र है तो उसको पढ़कर हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा भाव हमारे मन में पैदा होता है, तो उसे संवेदना कहा जाता है। और सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि उनके समग्र साहित्य में ऐसा संवेदनशीलता का व्याप्त है। और उनकी भाषा, जो साहित्य में उनको जिस साहित्य की उन्होंने रचना की है, जिस कृतियों की उन्होंने रचना की है, वो उसकी भाषा कैसी है, तो सहज और सरल। यानी कि आम जनता, जो गरीब जनता है, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, ऐसे व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाए ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, तो कि ऐसी भाषा को सहज और सरल भाषा कहा जाते हैं। तो उन्होंने अपने साहित्य में ऐसी भाषा को स्थान दिया है और ऐसी भाषा में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। अब हम इन पैराग्राफ में क्या देखने जा रहे हैं, तो कि इस पैराग्राफ में जो अंतिम पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में इस जो स्वराज की नींव, ये जो पाठ हैं, ये जो इकाई है, उस इकाई में क्या कहना चाहते हैं लेखक, इसका निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो चलो हम इस सारांश के रूप का, पैराग्राफ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत इकाकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकाकी में पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या एवं व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि स्वराज यानी कि अपना राज्य और नींव यानी कि पाया की जो नींव है, अगर हम कोई किसी मकान का बांधकाम का उद्घाटन करते हैं, यानी कि बांधकाम का मुहूर्त करते हैं, तो इस मुहूर्त में जो प्रथम ईंट के रूप में, जो प्रथम पत्थर के रूप में जो ईंट या पत्थर रखते हैं, तो उसे नींव कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे देश में, हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ नीचे, अंग्रेजों के ताबा हेठળ जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में हमारा देश का शासन था, अंग्रेजों हमारा देश का शासन चला रहा था, तब हम क्या थे, गुलाम थे। उसी वक्त ये जो 1857 का जो विप्लव हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था, हमारे देश के लोग जागरूक हुए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन में हमारे देश की स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस महत्वपूर्ण भूमिका में जो एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इसका इतिहास का एक अमर पात्र है। ये झांसी की रानी इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम श्रद्धा से हम नतमस्तक हो जाते हैं उनके नाम लेकर। तो इस एकाकी यानी कि एक ही अंक का नाटक है जो जिसको यहाँ पर रखा गया है। और इस एकांकी में सीमित पात्र होते हैं और कुछ ही पात्र इस एकांकी में होते हैं और एक ही अंक में ये नाटक लिखा जाता है। ऐसे नाटक को हम एकांकी कहते हैं। ये नाटक का एक प्रकार ही है, लेकिन एक ही अंक में इसका
कम समय में जो लेखक कहना चाहते हैं, जो साहित्यकार हमें उपदेश देना चाहते हैं, वो कम समय में कम मात्रा में हमें कह जाता है, हमें कम मात्रा में उसका उपदेश दे जाते हैं, तो उसे एकांकी कहते हैं। और इस एकांकी में स्वराज की नींव एकांकी में ऐसे ही कम अंक में कम समय में एक एकांकी के रूप में एक मुख्य पात्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे देश की स्त्रियों को जागृत करने का और प्रेरणा देने का और उनका त्याग, तपस्या और बलिदान का महत्वपूर्ण शुद्ध गुजराती ભાષામાં આપણે કહીએ તો મહત્વપૂર્ણ ફાળો કે દેશને આઝાદ કરવામાં એ સ્ત્રીઓએ પણ પોતાનું બલિદાન આપી દીધું છે. એમના જે મહત્વપૂર્ણ એમનો સમય છે, એમનું ત્યાગ, તપસ્યા, એ એમણે મહત્વપૂર્ણ દેશને આઝાદ કરવામાં એમનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો છે. તો તેવી સ્ત્રીઓનો પરિચય, તેવી સ્ત્રીઓનું બલિદાન વિશે અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે. लेकिन वे स्वराज की नींव बनकर, पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद तो नहीं करवा दिया, संपूर्ण रूप से हमारे देश को आज़ादी तो नहीं दिला सकी, लेकिन वो एक मरकर, शहीद होकर, अपना बलिदान देकर वो शहीद हो गई. और जनमानस में, यानी कि हमारे देश में जो बसे जनता हैं, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं, उनको अपने देश के प्रति जागरूक करवाया है और उनको प्रेरणा दी है कि किस तरह हम भी हमारे देश को आज़ाद करवाने में हम अपना हाथ बटा सकते हैं. तो वो अपना हाथ बटाकर, अपना बलिदान देकर अपना जीवन को सार्थक समझा. ऐसी स्त्रियों का परिचय यहाँ पर इस कृति में हमें दिया गया है और ऐसी स्त्रियों को संदेश हमें प्रेरणा रूप इस कृति में यहाँ पर हमें हमारे अभ्यासक्रम में रखा गया है. अब हम इस पाठ में, इस कृति में लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं और कौन कौन से पात्र आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. इस स्वराज की नींव इकाई में इसके मुख्य पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक. इतने पात्र इस कृति में रखे गए हैं और रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. कैप कहीं पास से लगा हुआ है. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं. दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में हैं. लक्ष्मीबाई: मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही. झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. स्वराज्य को आते ही देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है. उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं. उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं. सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है. प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल हैं. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हैं कि महारानी फिर बोल उठती हैं. जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है. सहसा तीव्र होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी. तो यहाँ पर हम एक बात तय कर लेनी चाहिए कि एक बात को हमें स्पष्टता कर लेनी चाहिए कि किसी भी नाटक को भजवाया जा रहा है, यानी कि गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો કોઈ નાટક या આખ્યાન ભજવાઈ રહ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ ક્યારેક ફાગવેલના મેળાની અંદર ગયા હશો, જાઓ અને કદાચ ગયા હો તો તમે ફાગવેલની અંદર જે રાત્રે
ફાગવેલની અંદર મેળો ભરાય છે. એ મેળાની અંદર ઘણા બધા આખ્યાનો, ભાતીજી મહારાજનું આખ્યાન, રામદેવજી મહારાજનું આખ્યાન, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું આખ્યાન, એ આખ્યાનો ભજવાય છે જેવી રીતે. તો એની અંદર કેવી રીતે એક રંગમંચ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો એવી રીતે આ નાટકની અંદર કે એકાંકીની અંદર પણ એક રંગમંચ તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને આપણે એને કદાચ આપણે લખીએ છીએ સાહિત્યની અંદર, એ નાટકને આપણે લખીએ છીએ ક્યાં તો પછી એકાંકીને આપણે લખીએ છીએ. તો એવી જ રીતે અહીંયા એકાંકીની અંદર પણ, સાહિત્યની અંદર પણ એવી રીતે આપણે રંગમંચ તૈયાર કરવાનો હોય છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા આ એકાંકીની અંદર પણ એક પાત્રોની રચના કરવામાં આવેલી છે અને રંગમંચ પણ તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. અને એ પાત્રો વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે, જે વાર્તાલાપ થાય છે, એને પણ અહીંયા સ્પષ્ટ રૂપમાં મૂકવામાં આવેલો છે. તો यहाँ पर रंगमंच पर युद्ध भूमिका दृश्य अंकित किया गया है. यानी कि युद्धનું દ્રશ્ય અહીંયા મૂકવામાં આવેલું છે. જેવી રીતે યુદ્ધ ભૂમિની અંદર બે લડવૈયાઓ આમને સામને યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. તલવારથી યુદ્ધ કરી રહ્યા છે, ગદાથી યુદ્ધ કરી રહ્યા છે, કે આધુનિક તોપ ગોળાને લઈને કે બંદૂક પિસ્તોલ લઈને યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. તો એવું જ દ્રશ્ય ક્યાંક અહીંયા મૂકવામાં આવેલું છે. અને એ યુદ્ધની અંદર જે રહેવાનો, યુદ્ધમાં લડવૈયા હોય છે એમને રહેવાનો, તમે મહાભારત સિરિયલ જોયું હશે તો મહાભારતની સિરિયલની અંદર કે એમને રહેવાનો તંબુ કેવી રીતે બનાવવામાં આવેલો છે. તંબુ પણ એક બાજુ એનો ભાગ દેખાઈ રહ્યો છે તમને. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं. જેવી રીતે આપણે જે આખ્યાનની અંદર જોઈએ છીએ કે આખ્યાનની અંદર એક પડદો હોય છે, એ પડદાની પાછળથી એ રંગમંચ પર પ્રવેશ કરે છે કોઈ પાત્ર. તો એવી જ રીતે અહીંયા આ જે ઝાંસીની રાણી મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ એમની સખી સાથે, જેનું નામ છે જૂહી, એની સાથે રંગમંચ પર પ્રવેશ કરે છે. ઓર દોનો એમનો પહેરવેશ કેવો છે તો કે બંનેનો પહેરવેશ लाल कुर्ती और सैनिक की वेशभूषा में है. यानी कि सैनिको જે યુદ્ધમાં કેવો પહેરવેશ પહેરે છે તો એવો પહેરવેશ એમણે, વેશભૂષા એટલે કે પહેરવેશ, એવો પહેરવેશ સાથે એ રંગમંચ પર પ્રવેશ કરે છે. અને ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ એના દ્વારા બોલાયેલો જે આ સંવાદ છે, આ વાક્યો છે, એના દ્વારા બોલાયેલા છે વાક્યો, તે અહીંયા રજૂ કરવામાં આવેલા છે. તો ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ બોલે છે, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया. यानी कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया. झांसी, कालापी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती हैं. यानी कि जो उन्होंने, ये जो झांसी की रानी है, ये अपनी झांसी का राज्य है उसको आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों के हाथ से उसको आज़ाद कराना है. और उनका लक्ष्य है अपने झांसी के राज्य को आज़ाद करवाना, ये उनकी मंजिल है, लक्ष्य है. तो कहते हैं कि अपनी जो मंजिल है वो पास आकर दूर चली जाती हैं. यानी कि आज़ाद होते होते बच जाते हैं, अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाते हैं. स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है. उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें लपेटे मारने लगती हैं. उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. यहाँ पर ये जो हिमालय है एक मुसीबत का प्रतीक के रूप में यहाँ पर रखा गया है. कौन सी मुसीबत तो कि अंग्रेज़ों के हाथ में उनका राज्य, अंग्रेज़ों के हाथ में उनकी सत्ता है. झांसी की सत्ता किसके हाथ में है तो कि अंग्रेज़ों के हाथ में. तो इस मुसीबत से वो झांसी की रानी आज़ाद करने के लिए लड़ती हैं. तो हिमालय जैसी यानी कि बड़ी मुसीबत है उसके सामने, तो उस मुसीबत को पार करती हैं तो महासागर रूपी मुसीबत आती है. महासागर रूपी मुसीबत आती है यानी कि डरावनी लहरें उनके सामने आती हैं. उससे जूझती हैं तो नाविक, ये जो नाविक जिसके हाथ में जो सेना का आधिपत्य यानी कि सेना का संचालन करने को जिसको दिया है वो नाविक कहा जाता है. जो नाव चलाता है उसे नाविक कहा जाता है. उसे मल्हा कहा जाता है, माझी भी कहा जाता है.
तो ये माझी क्या होते हैं, तो कि सो जाते हैं। ये सेना नायक क्या करते हैं, सो जाते हैं, ऐशो आराम में डूब जाते हैं और आज़ाद होते होते बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लप लपाती हुई लपटें उठ रही हैं। यहाँ पर क्षितिज शब्द आया है, तो क्षितिज का मतलब क्या होता है, तो क्षितिज का मतलब ये होता है कि क्षितिज यानी कि आकाश और पृथ्वी हम दूर देखते हैं, दूर से हम नज़र करते हैं तो उसकी और दोनों एक दिखाई देते हैं, आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते एक दिखाई देते हैं। उस अवस्था को, उस स्थिति को क्षितिज कहा जाता है। सारा आकाश घुम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं और जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हैं, लेकिन महारानी फिर बोल उठती हैं, जूही मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने झांसी नहीं दूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये जो राव साहब हैं एक राज्य का राजा है और वे अपने ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। मशगूल यानी कि डूबे हुए हैं। ये जो ऐश आराम का भोग विलास का जीवन जी रहे हैं और इस भोग विलास के जीवन में वे भूल गए हैं कि हमारा राज्य अंग्रेजों की सत्ता के हाथ में हो और अंग्रेज हमारे राज्य पर बेईमानी कर रहे हैं, हमारे राज्य के लोगों को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, तो ये भूल गए हैं ऐशो आराम में। तो यहाँ पर झांसी की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, ये कहती हैं कि ये राव साहब ऐशो आराम में डूबे हुए हैं और वो कहती हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी, झांसी की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ लेकिन मैं झांसी लेकर ही रहूँगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वराज की नींव इकाई को यहाँ तक अभ्यास करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।